Welcome to online classes. So as you all know, we have discussed all the soils. पिछले पार्ट में हमने जितनी भी इंडिया में सॉइल्स पाई जाती है, देर आर 6 और 7 टाइप्स ऑफ सॉइल, जो हमने सारी की सारी डिटेल में डिस्कस करी थी। हमारी एक सॉइल बच गई थी, ब्लैक सॉइल, जिसका हमने पिछले वाले पार्ट में एंडिंग में किया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखें तो हमारा ये कौन सा पार्ट है, ये नेक्स्ट पार्ट। अब इस पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं, सॉइल के कंजर्वेशन के कुछ मेथड देखने हैं। हमने देख लिया था डिफॉरेस्टेशन हो गया, कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स और अलग अलग जो प्रोसेसेस हैं उनकी वजह से सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा था। तो अब जब सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा है तो कुछ ना कुछ उसको बचाने के लिए तो करना पड़ेगा। क्या करें बचाने के लिए भाई, कुछ ना कुछ तो उपाय सोचना होगा, वरना हमारी सॉइल खत्म हो गई तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। वी विल बी इन अ डेंजर देन। सो व्हाट वी विल डू, we will do some process to conserve soil। चलिए देख लेते हैं। एक उपाय, एक मेथड क्या है, मल्चिंग कर सकते हैं आप। मल्चिंग करके हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। बट ये मल्चिंग होता क्या है, पहले तो ये बताइए। तो मल्चिंग क्या है भाई, चलिए देखते हैं। एक मल्च जो है वो क्या होता है, एक लेयर होती है ऑफ मटेरियल अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ। तो मल्चिंग क्या होती है भाई, एक मटेरियल होता है जो टॉप लेयर में डाला जाता है। तो क्या किया जाता है, टॉप लेयर है जो सरफेस है सॉइल का, उसमें डाला जाता है। रीजन फॉर अप्लाइंग मल्च इंक्लूड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर। तो मल्च ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल भी हो सकता है, उनको मिलाकर के ये सॉइल में सरफेस में डाला जाता है। क्यों डाला जाता है भाई, ताकि कंजर्व किया जा सके सॉइल का मॉइस्चर। क्योंकि सॉइल में कुछ मॉइस्चर होता है, कुछ वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, अगर वो उसमें मौजूद नहीं होंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी के इश्यूज हो जाएंगे। तो इस वजह से हम उसका मॉइस्चर को उसको कंजर्व करने के लिए ये इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक मटेरियल डालते हैं। इनऑर्गेनिक मतलब रॉक्स वगैरह हो गए, ऑर्गेनिक अलग मटेरियल हो गए, तो वो सब डाल के हम इसको बचाने की कोशिश करते हैं। अब इंप्रूविंग फर्टिलिटी एंड हेल्थ ऑफ द सॉइल, रिड्यूसिंग वीड ग्रोथ। वीड होती है ना जो अचानक कहीं भी उग जाती है, जिसके लिए आज भी क्रॉप बर्निंग करनी पड़ती है, उसको रिड्यूस करना। इनहेंसिंग द विजुअल अपील ऑफ द एरिया, और जो भी हमारा उस वहां का एरिया है उसको अच्छी तरह से जोतना या अच्छी तरह से उस एरिया में क्रॉप की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें करी जाती है। अब मल्च या मच नहीं होगा, या मल्च होगा। मल्च इज यूजुअली नॉट एक्सक्लूसिव ऑर्गेनिक इन नेचर। अब मल्च जो होता है ना, ज्यादातर तो इनऑर्गेनिक होता है, बट नेचर में वो ऑर्गेनिक भी होता है। एक्सक्लूसिवली वो नहीं होता इनऑर्गेनिक, वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम कुछ नहीं करते, हमारी टॉप लेयर की सॉइल है, सॉइल पे हमने कुछ मटेरियल डाल दिया ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, जो उसका सॉइल का मॉइस्चर संभाल के रखेगा। उससे क्या होगा कि सॉइल अपना जो मॉइस्चर है वो नहीं खोएगी, उसकी फर्टिलिटी बनी रहेगी और उसकी वीड ग्रोथ भी कम हो जाएगी उससे। तो मल्चिंग से ये सारे फायदे हो जाते हैं। अब आ जाता है क्या, काउंटर बैरियर्स। तो भाई किस तरीके से बैरियर्स बना दे हम, ताकि अगर कोई रिवर तेजी से फ्लो करे तो हमारे उस लैंड को दिक्कत या उस सॉइल को परेशानी ना हो। तो कौन कौन से बैरियर्स, काउंटर बैरियर्स कर सकते हैं, देखिए हम क्या करेंगे। स्टोन, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग काउंटर। आप सबने एक पर्वत देखा होगा, एक माउंटेन देखा होगा, वहां पे जो है मान लीजिए इस तरीके का है, वहां पे क्या करेंगे, कई कई जगह पे आप क्या करेंगे, ग्रास स्टोन से कोई पेड़ पौधे लगा देंगे, कोई ग्रास स्टोन के कुछ बना देंगे, रास्ते वास्ते कर देंगे। इस तरीके की चीजें करके आप वहां पे बैरियर्स बना देंगे। जब भी रिवर का फ्लो होगा तो क्या होगा, रिवर का फ्लो होगा तो इन सबसे टकराएगा तो कम हो जाएगा। ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। यहाँ पे बीच में देखिए ट्रेंच बना दी, कुछ गड्ढा खोद के यहाँ अलग से ट्रेंचेस बना दी। तो क्या करेंगे, जैसे ही आएगा रिवर का फ्लो, यहाँ पे पहले तो कम होगी स्पीड, फिर यहाँ पे इकट्ठा होगा पानी, और फिर जब ये बढ़ जाएगा तो फिर उधर जाएगा, तो स्पीड तो वैसे ही कम हो जाएगी। तो इस तरीके से काउंटर बैरियर्स बनाए जाते हैं, ये हमने देख लिया। अभी हम आगे देखेंगे काउंटर प्लगिंग, वो भी इससे मिलता जुलता है, बट आप ये ध्यान रखिए इनमें मेन अंतर वो ये है
जिसमें स्टोन, ग्रास, इन सब का यूज किया जाता है टू फॉर्म बैरियर्स। बट उसमें ऐसा नहीं है, उसमें नेचुरल बैरियर्स होते हैं, प्लगिंग, काउंटर प्लगिंग हम आगे देखने वाले। ये हो गया क्या, काउंटर बैरियर्स। अब देखिए आगे रॉक डैम किस तरीके का होता है। तो रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। क्या किया जाता है भाई, रॉक्स को इकट्ठा करके एक जगह रख दिया जाता है। अब क्या होता है कि जब वाटर का फ्लो होता है तो ये वाटर के फ्लो को कम कर देता है। दिस प्रिवेंट्स गुलीज। गुली जो गलियां वगैरह होती है ना, ये गलियों की बात कर रहा है। अब मान लीजिए कोई रिवर है, रिवर कहीं से तेजी से गई तो क्या बना के जाएगी, एक रास्ता बना देगी। बनाती है नहीं बनाती, रास्ता बिल्कुल बनाती। तो इस तरीके के रास्ते वास्ते ना बनाए उसके लिए रॉक डैम काफी होता है, क्योंकि इनकी स्पीड जो है कम कर देता है। फर्दर सॉइल लॉस से भी बचा देता है हमें क्या, रॉक डैम। क्योंकि रिवर अगर ज्यादा आगे चलेगी तो सॉइल का इरोजन कर देगी, इरोड कर देगी सॉइल को। तो इस वजह से रॉक डैम बनाए जाते हैं, पत्थरों के मिला के रॉक डैम बना दिए जाते, जिससे वाटर का फ्लो जो है स्लो हो जाता है। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट मेथड, वो क्या है, टेरेस फार्मिंग। तो मल्चिंग हो गया, काउंटर बैरियर्स हो गए, रॉक डैम कर दिया। अब क्या करेंगे भाई, अब करेंगे टेरेस फार्मिंग। चलिए टेरेस फार्मिंग करते हैं। इन एग्रीकल्चर, a terrace is a piece of sloped plain that has been cut into a series of successively receding flat surfaces or platforms which resemble steps for the purpose of more effective farming. इसे ही टेरेस फार्मिंग कहते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है यहाँ पे देखिए, चलिए देखते हैं क्यों भाई, क्यों करते हैं हम टेरेस फार्मिंग, इससे क्या फायदा हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर में इस तरीके की टेरेस की जो है, ये देखिए टेरेस है, ये इस तरीके की जो सीढ़ियाँ वगैरह जैसे सीढ़ियाँ होती है ना, उस तरीके की चीज़ें यहाँ पे बना दी गई है सीरीज में सक्सेसिवली, ऐसे फ्लैट सरफेसेस बनाए हुए स्टेप्स की तरह, फॉर द पर्पजेज ऑफ मोर इफेक्टिव फार्मिंग। इससे किस तरीके से मोर इफेक्टिव फार्मिंग होगी भाई, ऐसा क्या होगा इसमें जिससे हमें फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ऊपर वाटर आएगा, ठीक है, तो वाटर जैसे ही ऊपर आएगा सबसे पहले नीचे जाएगा, तो क्या होगा, उसका फ्लो कम होगा वैसे भी, और नीचे वो वाटर देगा, उसके बाद फिर नीचे वाटर देगा, उसके बाद फिर नीचे वाटर, फिर नीचे वाटर, फिर नीचे वाटर देगा। तो इससे क्या होगा, उसकी स्पीड भी कम तो होगी ही होगी। साथ ही साथ जो यहाँ की दूसरी जो सॉइल है उसको भी एनरिचमेंट मिलता रहेगा, क्योंकि वो स्पीड तो कम हो गई, सॉइल को वाटर तो चाहिए होता है, मॉइस्चर तो इससे फार्मिंग आसान हो जाती है, क्योंकि फार्मिंग को क्या चाहिए, फार्मिंग को वाटर चाहिए, वाटर हमें मिल जाएगा, स्पीड भी कम हो जाएगी और हमें वाटर की डिमांड पूरी हो जाएगी। दिस टाइप ऑफ लैंड स्क्रैपिंग इज देयरफॉर कॉल्ड टेरेसिंग। इस तरीके की जो लैंड स्क्रैपिंग होती है ना, उसको क्या कहते हैं भाई, उसको कहते हैं टेरेसिंग। और इस तरीके से टेरेस बना के आप फार्मिंग करोगे तो आपका एक तो वाटर भी बचेगा, दूसरा सॉइल रोड भी नहीं होगी, और आपकी फार्मिंग की फार्मिंग हो जाएगी, जस्ट बिकॉज यू हैव वाटर सेव इन योर फील्ड। अब ये तो हो गया क्या, ये क्या हो गया, टेरेस फार्मिंग हो गया। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे हम इंटरक्रॉपिंग। तो आप देखिए इंटरक्रॉपिंग किस तरीके की चीजें होती हैं वो हमें देखना है। चलिए देख लेते हैं। डिफरेंट क्रॉप्स, क्या भाई, डिफरेंट तरीके की क्रॉप आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज। अल्टरनेट रोज, एक के बाद एक अलग अलग तरीके की रोज में होता है, एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज। रोज क्या होती है, कतार में, कतार में अलग अलग तरीके की क्या होती है भाई, ये डिफरेंट तरीके की क्रॉप्स उगाई जाती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है भाई, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके रेन वॉश से। रेन क्या करती है, सॉइल को उड़ा के ले जाती है, तो वहां से बचाने के लिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉइल से हम अपने आप को सॉइल वॉश से बचाने के लिए, या रेन से जो सॉइल का वॉश हो रहा है उससे बचाने के लिए इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं, रोर बाय रोर। रो मतलब हर एक कतार में हम अलग अलग तरीके की क्रॉप्स उगाएंगे, जिससे क्या होगा, जिससे हमारी जो क्रॉप्स हैं उनको जितना वाटर चाहिए मिल जाएगा, और बाकी वाटर वो साइड में कर देंगे जिनका दूसरी क्रॉप लाभ उठा लेंगे। तो अलग अलग तरीके की क्रॉप्स हम एक ही रो में उगा लेते हैं।
ठीक। तो अब हमने देख लिया इंटरक्रॉपिंग, इससे भी हमें फायदा हो रहा है। ये कोई मेथड है, अलग अलग क्रॉप एक ही जगह उगा लो, तो इंटरक्रॉपिंग से फायदा हो जाएगा, मतलब सॉइल का कंजर्वेशन हो जाएगा। अब देखिए काउंटर प्लगिंग, जैसे मैंने आपको बताया था ना काउंटर बैरियर, जिसमें हम ग्रास स्टोन इन सब के बैरियर बनाते हैं, बट काउंटर प्लगिंग में ऐसा नहीं करते। इसमें खाली जैसे हल जोतते हैं ना अपन, तो उसी तरीके से यहाँ पे हल जोतेंगे, नेचुरल होता है, इसमें कुछ और चीजें डालने की जरूरत नहीं है, बट ये स्लोप पे होता है, हिल पे एरिया पे। प्लगिंग पैरेलल टू द काउंटर्स ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो स्लो डाउन द स्लोप। तो ये क्या है, ये नेचुरल बैरियर है और हमने उसमें बैरियर बनाए थे, ये एक डिफरेंस है वहां। और ये हिल स्लोप पे होता है, उनको भी आप स्लोप पे भी कर सकते हो, फ्लैट पे भी कर सकते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पे ये काउंटर प्लगिंग हो गया, ठीक है। देखिए पैरेलल्स में इस तरीके से ये क्या करता है, ये जो रिवर की स्पीड है उसको स्लो कर देता है। ये हमारा एक और मेथड हो ही गया। अब हम देखेंगे क्या हमारा नेक्स्ट मेथड, शेल्टर बेल्ट। आप लोगों ने बेल्ट तो पहनी होगी कभी ना कभी, तो ये उस तरीके की बेल्ट होती है, शेल्टर बेल्ट। चलिए देखते हैं किस तरीके का शेल्टर बेल्ट लगाते हैं भाई, हम भी लगाते हैं, वो भी लगाते हैं, कुछ ना कुछ अलग तरीके की बेल्ट लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम शेल्टर बेल्ट। तो शेल्टर बेल्ट आर रोज ऑफ ट्रीज। क्या है भैया, रोज ऑफ ट्रीज। ये शब्द आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कतार में ट्री लगे हुए हैं, एक के बाद एक पेड़ पौधे लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं भाई, शेल्टर बेल्ट का काम कर रहे हैं इस तरीके से। शेल्टर बेल्ट आर रोज ऑफ ट्रीज, जो है देख रहे हैं आप, रोज में ट्रीज है, यूजली अलोंग फेंस लाइन। ये क्या करते हैं, फेंस लाइन्स की तरह काम करते हैं। दे आर प्लांटेड मेनली टू प्रोटेक्ट एनिमल्स और क्रॉप फ्रॉम कोल्ड विंड। पहले तो ये पता लगा दिया जाता है कि भाई कहाँ से कोल्ड विंड आ रही है, उस जगह पे जहां से आ रही होती है डायरेक्शन को देखते हुए हम इस तरीके की क्या कर देते हैं, ट्रीज जो है उगा देते हैं भाई। इस तरीके के एक रो में एक के बाद एक ट्रीज उगा देते हैं। बट ऑल्सो टू गिव शेड इन हॉट वेदर, और साथ ही साथ जब हॉट वेदर होता है, जब बहुत ही ज्यादा सूखा पड़ जाता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो यही जो ट्रीज हमने प्लांट किए हैं रो में, ये हमें उस समय शेड छाया वगैरह देते हैं जो जरूरी होती है फॉर अ प्लांट के लिए। So in regions such as Canterbury, where there is a lot of cultivated land, shelter belts also reduce wind erosion. अब क्या है, कोल्ड विंड से बचने के लिए तो हमने ये किया है, तो विंड इरोजन से तो बचाएगा ही बचाएगा, साथ ही साथ कल्टीवेट भी कर पाएंगे हम आसानी से लैंड को। क्या कर पाएंगे, कल्टीवेट भी आसानी से कर पाएंगे हम लैंड को। देखिए ये हमने देख लिया, रिड्यूस कर सकते हैं हम विंड इरोजन को। अब क्या है भाई, अब यहाँ पे डू यू नो का एक फैक्ट भी दिया हुआ है। हमारा हो गया है, हमने जो ये पढ़ना था हमने पढ़ लिया, जितने भी मेथड्स हमने देख लिए। एक शेल्टर बेल्ट बना ली, शेल्टर बेल्ट बनाने से जो फायदा हुआ वो भी हमने देखा, विंड इरोजन से बचा देता है हमें, ठीक है। और साथ ही साथ ये हमें शेड भी प्रोवाइड करता है शेल्टर बेल्ट। एक तरीके से हमने सारे से जितने भी कंजर्वेशन के मेथड थे वो देख लिए। मल्चिंग देख ली, मल्चिंग के बाद क्या देखा, मल्चिंग के बाद हमने कई तरीके की चीजें देखी थी, उनको भी हम अच्छी तरह से देखेंगे। मगर अब हम वाटर देखने वाले हैं। हमने मल्चिंग देखी, रॉक डैम देखे, काउंटर पैकिंग देखी, काउंटर बैरियर्स देखे, शेल्टर बेल्ट देखी, इंटरक्रॉपिंग देखी, कई तरीके की चीजें हमने देख ली जो सॉइल को कंजर्व करने में काम आती है। मगर अब हम क्या देखेंगे भाई, अब हम देखेंगे वाटर के बारे में। सॉइल का आपका चैप्टर, मतलब सॉइल का आपका जो टॉपिक है वो पूरा हो चुका है। अब आती है वाटर की बारी। चलिए आ जाइए वाटर के बारे में देख लेते हैं, वाटर किस तरीके का होता है। तो वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज एज द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। वाटर जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है क्या, वाटर। तो जो वाटर है वो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है एज द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन। क्यों है, क्योंकि जो एग्जिस्टेंस है लाइफ का वो डिपेंड करता है इस पे भी, इस वजह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। आप सब देख लो, आपकी जो बॉडी है उसके आधे से ज्यादा पार्ट को वाटर चाहिए, लैंड को वाटर चाहिए,
फिशेस को वाटर चाहिए, फूड के लिए वाटर चाहिए, इंडस्ट्रीज को वाटर चाहिए, हर जगह आप देखेंगे तो वाटर चाहिए। एंड इफ यू डोंट हैव वाटर, हाउ यू प्रोड्यूस ऑल द थिंग्स? You don't even consume those things just because you don't have water, because water digests these things. So without water you cannot digest. अब digest नहीं होगा तो there will be some infections. So water is needed for our survival. तो आप यह ध्यान रखिए, वाटर जो बहुत जरूरी है। जिस तरीके सॉइल जरूरी है, सॉइल में वाटर भी जरूरी है। सॉइल का क्या काम अगर वाटर ही नहीं है तो? देखिए भाई, so about 17% of the total earth surface is covered with water. बिल्कुल, कितना? 71% जो अर्थ का पूरा सरफेस है। आपको अर्थ ब्लू क्यों दिखता है? क्यों? क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा क्या होता है? वाटर होता है। अब 97% ऑफ दिस वाटर एग्जिस्ट इन ओशन। अब ये 71% वाटर है ना पूरे अर्थ में, इसको अगर हम देखें तो ये जो टोटल 71% है, इसमें से 97% जो है वो ओशंस में है वाटर एंड सीज में है, एंड इज सलाइन, मेकिंग इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। अब ओशंस में, सीज में है तो भाई ये सलाइन वाटर है, यहाँ पे सॉल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा है 97% वाटर में, तो वो ड्रिंकिंग के लिए अनफिट है भाई। आप उसे ड्रिंक नहीं कर सकते। वो ड्रिंक तो उसी को करेंगे ना जिसमें सॉल्ट की मात्रा कम होगी, अदरवाइज इट विल कॉज अस व्हाट? मेनी डिसीजेस। तो डिजीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं? हमें ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, तो कहां से मिलेगा? एग्रीकल्चर ड्रिंकिंग जो है उसके लिए तो ये ओशंस का पानी जरूरी नहीं है, बट वो तो 97% है। So the remaining 3% is fresh water, out of which 2% exists in frozen form as glaciers and ice caps. अब देखिए 97% ओशन में जो हमारे पीने लायक नहीं है, हमारे एग्रीकल्चर के लिए सही नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी स्पेशलिटी आ जाएगी सॉइल में, तो हमारे लिए वो जरूरी नहीं है। बचा हुआ 3% है। 3% में से 3% क्या है भाई? फ्रेश वाटर है। अब 3% में से जो 2% है वो तो ग्लेशियर्स में क्या हो रखा है? फ्रोजन होके जमा हुआ है ग्लेशियर्स में, आइस कैप्स के रूप में जो है ग्लेशियर्स इन सब में जमा हुआ है 2%। तो बचा कितना? 1%। 3 में से 2% गया तो 1% बचेगा। तो ओनली 1% ऑफ वाटर इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। देखिए 71% वाटर पूरे अर्थ में मौजूद है, उसमें से 97% ओशन में है, सीज में है, और सिर्फ 3% फ्रेश वाटर है। ओशन वाला तो हम यूज नहीं कर सकते, सॉल्ट है उसमें। 3% फ्रेश वाटर हम यूज कर सकते हैं, बट उसमें से भी 2% फ्रेश वाटर तो कहां पे जमा हुआ है? फ्रोजन हो चुका है। कहां पे? ग्लेशियर्स में, आइस कैप्स में। तो हमारे पास कितना बचा? अब 2 हट गए उसमें से भी, तो 1%। 3 में से 2 गए तो 1 बचा। 1% वाटर ही हमारे लिए ड्रिंकिंग के लायक है, ह्यूमन कंजप्शन के लायक। तो इतना सा ही फ्रेश वाटर मिला भाई हमें, सिर्फ 1%। अब 1% से क्या होता है? कुछ नहीं, बट 1% आपको नंबर में कम लग रहा है, बट ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी। बट ह्यूमन की पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है डे बाय डे, वाटर तो लिमिटेड है। So it is found as ग्राउंड वाटर। और ये भी किस तरीके से मिलता है भाई? ग्राउंड वाटर के तरीके से मिलता है। ग्राउंड के अंदर वाटर होता है ना, उसके तरीके से ये 1% फ्रेश वाटर मिल जाता है। सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक एंड एज वाटर वेपर इन द एटमोस्फियर। ये किस तरीके से होता है भाई? ग्राउंड वाटर में होता है। सरफेस वाटर में किस तरीके से होता है? रिवर्स के रूप में, लेक्स के रूप में, वाटर वेपर के रूप में, एटमोस्फियर में, इस सब के रूप में ये 1% वाटर होता है। सिर्फ ग्राउंड वाटर में नहीं होता। ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, जो रिवर, लेक्स वगैरह है, उनके माध्यम से भी वाटर वेपर जो है एटमोस्फियर में, इस सारा हमारा ह्यूमन कंजप्शन के लिए एप्रोप्रिएट वाटर। टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस रिमेन्स कांस्टेंट। जो वॉल्यूम है ना वो कॉन्स्टेंटली है, बढ़ा या घटा नहीं है, वो कांस्टेंट है। कल जितना था उतना ही आज, क्योंकि घटता बढ़ता रहता है, बैलेंस में रहता है। दिस इज बिकॉज वाटर फ्रॉम द ओशंस एंड अदर वाटर बॉडीज गेट्स रिसाइकल्ड थ्रू इवेपोरेशन। क्योंकि जितना भी वाटर है ओशन का, वो सनलाइट की वजह से वापस इवेपोरेट होकर ऊपर चल जाता है और फिर रेन के द्वारा वापस बढ़ जाता है। कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन बाय द प्रोसेस कॉल्ड वाटर साइकिल।
तो जो ये साइकिल मैंने आपको बताया ना कि भाई वाटर वेपर बन के ऊपर चला गया, फिर उसके बाद रेन बन के फिर नीचे आएगा, तो ये वाटर साइकिल बन गया भाई। कंडेंसेशन का प्रिसिपिटेशन का प्रोसेस है। ये क्या है भाई? ये वाटर साइकिल है। अब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को ही वाटर साइकिल भी कह रहे हैं। वो क्या रेफर करता है? कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर इन विच वाटर चेंजेस इट्स फिजिकल स्टेट। तो हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर, एटमॉस्फेयर एयर, और लिथोस्फीयर दैट इज लैंड। वहां पे वाटर जो है अपनी फिजिकल स्टेट को जो है चेंज करता रहता है। कभी तो वाटर वेपर बन जाएगा, कभी कंडेंस हो जाएगा, कभी प्रेसिपिटेशन करके वापस नीचे आ जाएगा, कई तरीके की चीजें हो जाती है। वाटर चेंज होता रहता है। However, the total amount of water on the earth's surface remains the same. क्यों remains the same? Just because we have water cycle. वाटर साइकिल होता है तो प्रोसेस चलता रहता है। हमें लगता है कि बारिश ने वाटर का लेवल बढ़ा दिया, बट आप ये नहीं जानते कि सनलाइट वो जितना भी लेवल बढ़ाया है वो वापस से वाटर वेपर से उड़ के ऊपर चल जाता है, तो वो बैलेंस में रहता है। इस वजह से जो अर्थ का सरफेस है जहाँ पे वाटर जो अमाउंट है वो हमेशा सेम बना रहता है। मैंने बताया ना क्यों सेम रहता है, उसका रीजन भी यही है। अब आ जाइए, हमने ये तो देख लिया वाटर के बारे में, कितना होता है, कहाँ कहाँ पे होता है। अब हमें क्या देखना है? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कितना अवेलेबल है वाटर, कितना ज्यादा हम यूज कर रहे हैं। ये तो आप सबको ही पता है कि इंडिया में वाटर की कमी चल रही है। इंडिया में क्या चल रही है? इंडिया में वाटर की कमी चल रही है। और वैसे ही हमारे पास वाटर बहुत कम है, पूरे वर्ल्ड में कम है, इंडिया में तो खूब ज्यादा कम है। अब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर देखते हैं कि भाई किस तरीके से अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अफेक्ट करता है हमें और हमारे दैनिक दिनचर्या। तो चलिए देख लेते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बिल्कुल ड्रिंकिंग के लिए हम यूज करते हैं। आप सब वाटर तो पीते ही होंगे। वाई वाई यू ड्रिंक वाटर? जस्ट बिकॉज वाटर गिव्स यू लाइफ। वॉशिंग, कोई आप सब अपने जितने भी क्लोथ्स हैं उनको क्लोथ को वॉश करने के लिए भी वाटर का यूज करते हैं। एग्रीकल्चर, आपका फूड वगैरह, जितने भी मीट, जितने भी आपके ब्रेड वगैरह हैं, जितनी भी आपकी वीट है, राइस है, सब किससे बनता है? एग्रीकल्चर से आता है। एग्रीकल्चर कैसे होगा? जब वाटर होगा। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में वाटर के बिना कुछ नहीं हो सकता, एज कूलेंट का काम करता है वाटर इंडस्ट्री में। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में भी वाटर का बहुत ज्यादा यूज होता है, सीमेंट वगैरह में। एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी बहुत ज्यादा होता है। आप सब सोच रहे होंगे कि कोल से हो जाती है, वाटर की क्या जरूरत है? अरे भाई, कोल से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए स्टीम चाहिए ना आपको, वो स्टीम कहाँ से आएगी? कोल से आप ज्यादा हीट जनरेट कर सकते हैं, बट वो स्टीम कहाँ से आएगी? वो स्टीम के लिए वाटर जो है वो स्टीम देते हैं। इस वजह से वो हीट जो है ना वो वाटर को दी जाती है। वाटर जो है स्टीम प्रोड्यूस करता है और उससे ही टर्बाइन घूमती है और हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज होती है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कोल ही नहीं, कोल के लिए साथ साथ वाटर का भी यूज होता है। ठीक, वाटर रिसोर्सेज are not distributed evenly on earth surface. अब आप सबको ये तो पता ही है कि वाटर रिसोर्सेज जो है अर्थ पे हर जगह समान तो है नहीं। समान नहीं मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कहीं पे ज्यादा वाटर है, कहीं पे कम वाटर है। क्लाइमेट की वजह से सब होता है। अब द क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल वाटर वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। बिल्कुल रीजन टू रीजन वेरी करता है। आप इंडिया में देख लीजिए, कुछ स्टेट्स है जहाँ पे बहुत ज्यादा वाटर है, उसमें बहुत ज्यादा वाटर की कमी है। एंड फ्रॉम सीजन टू सीजन, जिसे क्लाइमेट की बात करिए, विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन द डिमांड फॉर वाटर इज रैपिडली इंक्रीजिंग। फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स उगाने, रैपिड अर्बनाइजेशन करना है, एंड फॉर सेटिस्फाइंग इंडिविजुअल नीड्स। पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा भाई? अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमें उनकी जितनी भी ज्यादा नीड्स होगी उनको फुलफिल करना पड़ेगा। अब नीड्स को फुलफिल करने के लिए वाटर का होगा ही होगा। अब मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड लाइक अफ्रीका, वेस्टर्न यूएसए, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका, वेस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया आर ऑलरेडी फेसिंग शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर एंड मेनी मोर आर लाइकली टू फेस दिस प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। ये सारी की सारी कंट्रीज क्या कर रही है? वाटर की शॉर्टेजेस को फील कर रही है और इंडिया भी कर ही रहा है। तो फ्यूचर में ये वाटर ही हमारी थर्ड वर्ल्ड वॉर करा सकता है। वाटर साइकिल है ये जो मैंने आपको बताया, इसी प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन से होता है।
अब द स्कैरसिटी, जो कमी है वाटर की, मे बी ड्यू टू इनएडिक्वेट रेनफॉल और ओवर कंजम्पशन, कि भाई रेनफॉल कम हुआ, क्या हुआ भाई, रेनफॉल कम हुआ, इस वजह से वाटर जो है कम हो गया, या हमने ज्यादा कंजम्पशन कर लिया एग्रीकल्चर वगैरह में। द हाई कॉस्ट ऑफ सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर इन ड्राई एरियाज इज ऑल्सो कॉज ऑफ वाटर शॉर्टेज इन सम एरिया। अब क्या ड्रिंकिंग वाटर चाहिए जो हमारे ड्राई एरियाज है उनको, तो हमें वाटर की उस वजह से क्या हो रही है, कमी हो रही है, क्योंकि वहां पे वाटर अगर हम छिड़कते भी है तो जो लाइट है, सनलाइट है, उसकी वजह से वहां पे जल्दी वाटर वेपर बन जाता है, तो इस वजह से वहां पे दिक्कतें आ रही है, वाटर की शॉर्टेज हो रही है। तो ये सब हमने देख लिया। अब हम देखेंगे वाटर रिसोर्सेज इंडिया के बारे में हमारे नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज ये सब देख लिया, बाकी चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।